सूरजपुर नाम के राज्य में राजा चंद्रकांत का राज हुआ करता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम महिमा था। वह बहुत ही सुंदर थी। बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था, पर राजा ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। महिमा हर चीज़ में बहुत निपुण थी। एक दिन महिमा अपने पिता से मिलने आती है और बोलती है, पिताजी, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने जंगल में जा सकती हूँ? अचानक तुम्हें शिकार खेलने का मन कैसे हुआ? मैं तो तुम्हारे स्वयंवर की तैयारी करवा रहा था। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा स्वयंवर करवा दूँ। मैंने आसपास के नगर से सारे राजकुमार को बुलाया है। उसमें से तुम एक को पसंद कर सकती हो। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। पर क्या मैं अभी शिकार के लिए जा सकती हूँ? मेरा बहुत मन है कि मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाऊँ। मैं वादा करती हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगी। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा इतना मन है तो चले जाओ, पर जल्दी आकर स्वयंवर की तैयारी में लग जाना। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर महिमा अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल बहुत ही घना और डरावना था। थोड़ी दूर जाने के बाद वे लोग बिछड़ गए। महिमा की दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वे लोग मिल ना पाए। उन लोगों ने सोचा कोई जंगली जानवर महिमा को खा गया होगा। फिर वे लोग वापस महल लौट गए और जाकर राजा से मिलने पहुँचे और राजा को बोला, महाराज, राजकुमारी हमसे उस घने जंगल में बिछड़ गई है। हमने बहुत ढूंढा, पर वह कहीं ना मिली। तब राजा बोलता है, ये क्या बोल रही हो तुम? राजकुमारी तो कब के घर वापस लौट आई है और वह अपने कमरे में आराम कर रही है। यह सुनकर वह खुश हो गई कि चलो, राजकुमारी वापस लौट आई है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने राजकुमारी का ख्याल नहीं रखा। राजा बोलता है, हाँ हाँ, राजकुमारी ने मुझे बताया था कि तुम लोग बिछड़ गए थे। अच्छा सुनो, कल राजकुमारी के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल उसका स्वयंवर है और देश भर से राजकुमार यहाँ आएंगे, तो तुम लोग उसे तैयार करने जरूर से आ जाना। यह तो बहुत शुभ समाचार है महाराज, हम सब जरूर आएंगे। दूसरे दिन स्वयंवर में पूरे देश के राजकुमार वहां आए और महिमा अपना घूंघट डाले स्वयंवर में आई। तभी राजा बोलता है, बेटी, इनमें से जो भी राजकुमार तुम्हें पसंद है उसे वरमाला पहनाओ और अपनी पसंद की पुष्टि कर दो। राजकुमारी ने यह बात जैसे सुना ही नहीं। वह एक पुतले की तरह खड़ी हुई थी। उसने किसी भी राजकुमार को ठीक से देखा भी नहीं था। थोड़ी देर एक पुतले की तरह खड़ी रही और उसके बाद उसने जाकर एक राजकुमार को वरमाला पहनाया और वहाँ से चली गई। पूरी सभा और राजा को राजकुमारी का व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसके बाद राजा ने सारे राजकुमार को आभार व्यक्त किया और प्रस्थान करने के लिए कहा। राजा ने सारे राजकुमार को विदा कर दिया। राजकुमारी ने जिस राजा को वरमाला पहनाया था उनका नाम राजा हरीश था। राजा हरीश कुछ दिनों के लिए राजा चंद्रकांत के अतिथि बन गए। एक दिन राजा चंद्रकांत ने राजकुमार को बुलाया और बोला, मैं अपनी बेटी के फैसले से बहुत खुश हूँ। अब तुम अपनी तलवार मुझे दे दो, मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करवा दूंगा। विवाह के बाद तुम दोनों अपने राज्य को जा सकते हो। पर महाराज, अभी तक तो मैंने आपकी बेटी का चेहरा देखा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयंवर में भी अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था। हालांकि मैंने सुना है आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है। तो क्या जब आपकी बेटी
मेरी तलवार से शादी करके मेरे राज्य को आएगी, तभी क्या मैं उसका चेहरा देखूंगा? तब राजा बोलता है, हाँ, तुम तभी देख सकते हो। राजकुमार ने अपनी तलवार राजा चंद्रकांत को दे दी और उन्होंने उस तलवार से अपनी बेटी महिमा की शादी करवा दी और विदाई की तैयारी करने लगे। राजा ने अपनी बेटी को खूब धन दिया। उसके बाद राजा अपने राज्य रामगढ़ में अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी से बोला कि हमारे राज्य में आपका स्वागत है। यहाँ आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। दासियाँ हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगी। आपको कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। राजकुमारी फिर पुतले की तरह खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चली गई। राजकुमार को अपनी पत्नी का बर्ताव बहुत अजीब लगा कि यह कुछ बोलती क्यों नहीं। स्वयंवर में भी उसने कुछ नहीं बोला था। अभी तक तो मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। कहीं उनके परिवार वालों ने दबाव में तो आके शादी नहीं की है। राजकुमारी रात का खाना खा के अपने कमरे में आराम करने चली गई। वहां जाते ही उसने सारी दासियों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद राजा हरीश भी उस कमरे में आ गए और उसने देखा कमरे में कोई नहीं है। वह घबरा गए और सोचने लगे कि आज मैं पहली बार उनका चेहरा देखने वाला था, पर वह कहाँ चली गई? इतनी रात को वह कहाँ चली गई है? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार ने उसे पूरी महल में तलाश किया, पर वह कहीं ना मिली। फिर उसने गांव में ढूंढने का फैसला किया और घोड़े पे सवार होकर वह निकल गया अपनी पत्नी को ढूंढने। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने उसे रोका और पूछा, आपने किसी स्त्री को यहाँ से जाते देखा है? तब वह बूढ़ी औरत बोलती है, राजकुमार, इतनी रात को आप क्या कर रहे हैं? आप इतना परेशान क्यों हैं? कृपया कर मुझे बतलाइए। हो सकता है मैं आपकी सहायता कर सकूं। राजकुमार ने उस बुढ़िया को स्वयंवर से लेके आज रात तक जो हुआ था सारी बात बताई। उसकी बातें सुनकर बुढ़िया बोलती है, या तो बहुत बुरा हुआ। जरूर उनके परिवार वालों ने उस पर दबाव बनाया होगा शादी के लिए। मौका मिलते ही शायद वह भाग निकली। पर अभी अभी मैंने एक स्त्री को यहाँ से जाते देखा है। जल्दी जाइए, वह ज़्यादा दूर नहीं निकली होगी। माँ जी, अब जल्दी से मेरे साथ चलिए और वह रास्ता बताइए ताकि मैं अपनी पत्नी को जल्दी ढूंढ सकूं। तब वह बूढ़ी माँ बोलती है, आपने तो अपनी पत्नी को देखा ही नहीं है, क्या आप उसे पहचान सकेंगे? नहीं, मैंने उसका चेहरा देखा नहीं है। शायद मैं उसे ना पहचान पाऊँ, पर शायद मैं उनकी काया देखकर पहचान सकूं। तब बूढ़ी माँ बोलती है, हे भगवान, क्या दुविधा है। एक पति अपने पत्नी को नहीं पहचानता। फिर वे दोनों ढूंढने निकल जाते हैं। वे दोनों पूरी रात महिमा की तलाश में भटकते रहे, पर वह कहीं ना मिली। तब बूढ़ी माँ कहती है, सुनिए राजकुमार, पूरी रात बीत गई पर आपकी पत्नी कहीं ना मिली। मैं बहुत थक गई हूँ और सुबह भी होने वाली है। थोड़ी देर हम लोग यहाँ विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से रानी की तलाश शुरू करेंगे। फिर वे दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। जब सुबह होती है, राजा हरीश उठते हैं और देखते हैं वह बुढ़िया कहीं नहीं है। वह उसे बहुत ढूंढते हैं पर वह कहीं नहीं दिखती। फिर पास ही में उसे एक कुटिया दिखाई देती है और मदद की तलाश में वह कुटिया के पास जाता है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचता, उसे एक बहुत ही खूबसूरत औरत वहाँ दिखाई दी। उसने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे कि उस बुढ़िया ने पहने थे। राजा बोलता है, आपने किसी बूढ़ी औरत को देखा है? मैं मरियम हूँ।
वह बूढ़ी औरत मेरी दादी है। वह एक वैद्य है। अभी वह जंगल में गई है जड़ी बूटी लाने के लिए। हम दोनों इस कुटिया में रहते हैं। मरियम की सादगी को देखकर राजा को उससे प्रेम हो जाता है और वह मन ही मन उससे शादी करने का तय कर लेता है और उसके सामने प्रस्ताव भी रख दिया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तब मरियम बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक राजकुमार हैं और मैं एक साधारण स्त्री हूँ। आप अपने आने का कारण कृपया कर मुझे बताएं। तब राजा ने सारी बात बता दी। इस तरह वे लोग सारे दिन बातें करते रहे और जाते समय उस राजा ने उसे एक अंगूठी भेंट की। फिर वह अपने महल लौट गया। घर जाते ही उसकी मुलाकात उसकी माँ से हुई। माँ बोलती है, कहाँ गए थे बेटा? मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को रात भर नहीं देखा। कहाँ चले गए थे? तब राजकुमार ने सारी बात बताई और बोला, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। तब उसकी माँ बोलती है, जरूर उसके पिता ने जबरदस्ती शादी की होगी और मौका मिलते ही वह भाग गई। उसे तू भूल जा और किसी और से शादी कर ले। राजा हरीश ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और वह अपनी पत्नी को खोजता रहा। वह कई दिनों तक उसे खोजता रहा पर अंत में उसने हार मान ली कि अब वह वापस नहीं आएगी। इधर राजा और मरियम की मुलाकात का सिलसिला जारी था। वह हमेशा मिलते और शाम तक एक साथ समय बिताते। एक दिन मरियम बोलती है, कितनी अजीब बात है ना, इतना बड़ा राजकुमार एक साधारण सी लड़की से मिलने का समय निकाल ही लेता है। चलिए अब शाम हो गई है, आपको महल लौट जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं जा ही रहा हूँ, पर मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। तब मरियम बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, अब रात होने वाली है, कल मैं आपका इंतज़ार करूँगी। वे लोग पूरे दिन साथ बिताते पर मरियम कभी भी राजा को रात में रुकने नहीं देती थी। राजा को यह बात बहुत अजीब लगती थी पर उसमें हिम्मत नहीं थी यह बात पूछने की। एक दिन राजा ने मरियम से बोला, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चलो हम जल्द ही शादी कर लेते हैं। तब मरियम बोलती है, आप परेशान ना हो, मेरी दादी जल्द ही आपके महल आएगी हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। जैसे जैसे दिन बीते उन दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया और मरियम गर्भवती हो गई और उसके प्रसव का समय भी आ गया। एक दिन राजा बोलता है, ऐसी हालत में तुम कैसे रहोगी? महल चलो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं, मैं आपके साथ अभी नहीं चल सकती। आप समझ लीजिए मेरी कोई मजबूरी है। ठीक है, मैं एक दासी का इंतज़ाम कर देता हूँ, वह तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। आप क्यों मेरी इतना चिंता कर रहे हैं? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप बिल्कुल निश्चित रहिए और शाम होने वाली है, अब आप महल लौट जाइए। उस रात वह सो नहीं सका। उसे लगा कि आज की रात मरियम उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। उसने एक दासी को बुलाया और उसे लेकर वह मरियम की कुटिया में चला गया। वहां पहुंचकर राजा ने बोला, यहाँ एक मरियम नाम की औरत रहती है जिसकी प्रसव का समय आ गया है, तो तुम अंदर जाओ और देखो उसका क्या हाल है। वह दासी जैसे ही अंदर गई, वहां का दृश्य देखकर डर के मारे चिल्लाने लगी और वापस बाहर निकल गई। तब राजा अंदर गए और उसने देखा वही बुढ़िया प्रसव की पीड़ा में चिल्ला रही थी। राजा बोलता है, क्या हुआ माता जी? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। पहले अपनी दासी को बोलिए मेरी मदद करे, मुझे बहुत ज़ोरों से पीड़ा हो रही है। राजा ने दासी को अंदर भेज दिया और उसकी मदद से बुढ़िया ने एक बहुत ही स्वस्थ बालक को जन्म दिया।
बच्चे को जन्म देने के बाद वह तुरंत मरियम में बदल गई और यह सब देखकर वह दासी चौंक गई और बोली, आप तो राजकुमारी मरियम है, पर यह बुढ़िया कौन थी जिसे प्रसव पीड़ा हो रहा था? तभी राजा अंदर आता है और पूछता है, अरे मरियम तुम? वह बुढ़िया कहाँ गई जिसे प्रसव पीड़ा हो रही थी? आपने मुझे पहचाना नहीं, वह तीनों रूप मेरे ही थे। महिमा, वह बुढ़िया और मरियम मैं ही हूँ। क्या बोल रही हो तुम? पर यह हुआ कैसे? मैं बताती हूँ। शादी से पहले मैं शिकार में गई थी। झाड़ियों से आवाज़ सुनकर गलती से मैंने जिसे हिरन समझकर गोली मार दी, वह एक साधु महात्मा थे। उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि मैं हमेशा के लिए बूढ़ी हो जाऊंगी। मैंने बहुत माफ़ी मांगी, पर उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया और बोला, रात में मैं एक बूढ़ी औरत बन के रहूँगी और दिन में एक युवती बन के अपना जीवन व्यतीत करूँगी, और मुझे तब उस श्राप से छुटकारा मिलेगा जब मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी। हमारे बच्चे के जन्म होते ही मुझे उस श्राप से छुटकारा मिल गया। मरियम, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं यह बात आपको कैसे बताती कि रात में मैं एक बूढ़ी औरत बन जाती हूँ? इसीलिए मैंने महल छोड़ा और यहाँ आके रहने लगी। यहाँ हम रोज़ मिलते और बहुत ही अच्छा समय बिताते थे। फिर हमारे बीच प्यार हुआ और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और मुझे उस श्राप से छुटकारा मिला। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्ही से प्यार किया। अब चलो हम महल लौट जाते हैं। बहुत संघर्ष कर लिया तुमने। फिर वे लोग महल लौट जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।